जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत पुस्तक के चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। इससे पहले वाले वीडियो में हम ये देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, और हम बताए थे कि बहुत ही जल्द, जैसे कि लिखा लास्ट में जैसे ही ख़त्म हुआ था तो बताया गया था कि कमिंग सून नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो है 4 उसके बारे में। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से नोट्स को देख चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को क्लियर किए थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जो देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, सबसे पहले आलस्य कथा, यानी कि आलस्य कथा के बारे में इसमें हम जानेंगे। तो चलिए आलस्य कथा में जितने भी ऑब्जेक्टिव नोट्स पॉइंट होंगे और सब्जेक्टिव नोट्स पॉइंट उस सभी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहला नंबर नोट्स है, आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति जी हैं। अगला नोट्स है, विद्यापति जी मैथिली कवि हैं। ठीक है। उसके बाद आलस्य कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके बाद देखते हैं हम आलस्य कथा पाठ में मानव के दोष एवं व्यंग, यानी कि व्यंग किया गया है, यानी कि आलस्य कथा पाठ में दोष और व्यंग उसके बारे में चर्चा किया गया है। आगे नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। फिर वीरेश्वर मिथिला का मंत्री है, यानी कि मिथिला का मंत्री था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो वो कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है वीरेश्वर स्वभाव का दानशील एवं कारुणिक था, यानी कि वीरेश्वर जो थे दानशील, यानी लोगों को दान देते थे, दान करते थे, और कारुणिक थे, जिसको जो ज़रूरत पड़ता था उस प्रकार से व्यवहार करके उसे, यानी कि कारुणिक व्यक्ति कह सकते हैं उसको, यानी कि उनको दानशील थे। आलसी, यानी कि असली आलसी कितने थे? तो असली आलसी कितने थे? 4 थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी, यानी कि आलसी को पहचानने के लिए आलसशाला में, यानी कि जहाँ पे आलसी रहते थे उसमें आग लगा दी गई थी। आग को देखकर सभी धूर्त पलायन हो गए। पलायन का मतलब होता है भाग जाना थे। आगे वीरेश्वर लोगों को इच्छा अनुसार भोजन एवं वस्त्र दान करता था। आगे है चारों आलसियों को योगी पुरुष ने केस पकड़कर आलसशाला से बाहर किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आलसियों को क्या चीज़ पकड़ करके बाहर किया था आलसशाला से? तो केस पकड़ के, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे जो आपका है यहाँ पे एक नोट्स, जिस प्रकार बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं, ठीक उसी प्रकार आलसियों की गति कारुणिक लोगों के बिना संभव नहीं है। यानी कि जब छोटा बालक है तो उसका गति कौन होती है? यानी कि कोई स्त्री, यानी कि एक महिला ही उसे आगे बढ़ा सकती है, पालन पोषण कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यानी कि आलसियों की गति कौन है? यानी कि कारुणिक लोग, दयावान लोग। चलिए अब देखते हैं हम, यानी कि इस चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है सबसे पहला नंबर, आग लगने के बाद आलसियों ने क्या कहा? जब आग लगा था तो आलसियों ने क्या कहा? तो इसमें कहा गया है आलसियों आग लगने के बाद बोले, यह कैसा कोलाहल है, यानी कि कैसा हल्ला हो रहा है भाई, लगता है कि किसी ने आग लगा दी है। यानी कि कोई कह रहा है कि लगता है कि किसी ने आग लगा दी है। यहाँ आसपास कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर जल या कपड़ा डाल दे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से लोग बोल रहे थे कि कोई धार्मिक लोग नहीं है जो हमारे ऊपर जल या कपड़ा डाल दे। तब एक और आलसी बोल रहे हैं, अरे बच्चा लो, यानी कि अरे बचा लो, कितना बोलते हो आदि कहा। यानी कि कहता कि अरे अब हमें बचा लो, कितना बोलते हो। इस प्रकार से यानी कि आग लगने पर आलसियों लोग बोल रहे थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आलस कथा पाठ का वर्णन करें। तो देखिए इसमें आपका बहुत अच्छे तरीके से कम शब्दों में वर्णन किया गया है। इसमें है
इस पाठ के लेखक मैथिली कवि हैं, यानी मैथिली कवि विद्यापति जी हैं। यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में मानव के दोष को व्यंग्यात्मक रूप से वर्णित किया गया, यानी कि मानव के अंदर जो दोष होता है उसके बारे में चर्चा किया गया, वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि आलसी लोगों का जीवन कारुणित लोगों की वजह से ही चलती है, यानी कि जब कोई दयावान नहीं रहेगा तो आलस लोगों का जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस पाठ में आलस्य को शत्रु बताया गया है, यानी कि आलस को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कौन था और उसका स्वभाव कैसा था। तो देखिए, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। वह स्वभाव का दानशील एवं कारुणित था। वह लोगों को इच्छा अनुसार भोजन करवाता एवं वस्त्र दान करता था, यानी कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, यानी कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, दानशील थे, लोगों को इच्छा अनुसार भोजन करवाते थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्यापति जी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, विद्यापति जी मैथिली भाषा के एक महान कवि हैं। इसे मैथिली कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है, मैथिली कोकिला। आगे, विद्यापति जी ने मैथिली भाषा के साथ साथ संस्कृत में भी कई कविताएं लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वास्तव में आलसी पुरुष कितने थे, उनकी पहचान कैसे की गई। देखिए, वास्तव में आलसी पुरुष केवल 4 ही थे। इसकी पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई थी। तो जो धूर्त लोग थे वो भाग गए, लेकिन मेन जो 4 आलसी थे आग लगने के बाद भी नहीं भागे। उसी में यानी कि कुछ उनका शरीर जलना, यानी कि उनके कपड़ा जलना शुरुआत हुआ, तब जाकर के योगी पुरुष ने केस पकड़ के आलसशाला से बाहर किया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसियों को कैसे बचाया गया। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर है, आलसशाला में आग लगा दी तो 4 आलसी पुरुष आग को देखकर भी नहीं भागे, तो योगी पुरुष ने उनके केस पकड़कर उन्हें आलसशाला से बाहर किया। ठीक है, यानी कि उनको केस पकड़ करके आलसशाला से बाहर कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीतिकार आलस्य के बारे में क्या कहते हैं। तो नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं। शत्रु मतलब दुश्मन। किसी भी व्यक्ति को यानी आलस नहीं करना चाहिए, या तो छात्र हो या फिर कोई और भी व्यक्ति हो, कोई और भी मनुष्य हो, आलस नहीं करना चाहिए। आप लोग भी आलसी नहीं कीजिए, जल्दी से हो सके तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल आलसी नहीं बनना है। ठीक है, हमको पता है आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, आलस कथा पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसी लोगों का जीवन केवल कारुणित लोगों की वजह से ही चल पाता है। ठीक है, कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि मौत को भी देखकर अपना आलस्य नहीं त्यागते। आलस्य को हमारा महान शत्रु बताया गया है, अतः हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए, यानी कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, आलस्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आलसी बनने से आपको बहुत शरीर में यानी कि आपको बहुत ही घाटा है। ठीक ना, आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। चलिए आगे अब आपको देखने के लिए है, यानी कि चौथा लेसन, यानी कि पार्ट 4, और इसमें आपको जो पढ़ने के लिए है नोट्स पॉइंट जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं। चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। ये क्या है, निबंध है। तो इसमें जितने भी नोट्स पॉइंट है उसे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला आपका नोट्स है, समाज रूपी रथ
पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलती है। ठीक है, सच बात है। ठीक है, समाज का जो गाड़ी होता है, समाज का जो रथ होता है, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों की भागीदारी होती है। आगे, संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्धि बनाने में पुरुष और स्त्री दोनों का योगदान रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों की रचना करना और उनका संरक्षण करना पुरुष का कार्य था। आगे है, वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी थी। यानी कि वैदिक काल में सिर्फ ऋषि लोग ही नहीं थे, ऋषिका लोग भी थे। आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका नोट्स पॉइंट। ऋग्वेद में 24 एवं अर्थवेद में 5 महिलाएं यानी महिलाओं का वर्णन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है, तो 24 यानी कि 24, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थवेद में तो 5। बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका है, बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। आगे क्वेश्चन है, जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी थी। आगे आपका है, महाभारत में सुलभा का वर्णन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा महाभारत में किसका वर्णन है, तो सुलभा का वर्णन है, सुलभा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन है। यानी कि लौकिक संस्कृत में कितने महिलाओं का वर्णन है, तो 40 महिलाओं का वर्णन है। आगे आपका कि 40 महिलाओं में प्रथम कल्पा विजयांका है। प्रथम कल्पा क्या है, विजयांका। आगे, चंद्रित्य की रानी विजय भट्टिका यानी कि विजय भट्टारी केव थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंद्रित्य की रानी कौन थी, तो विजय भट्टारी केव थी। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विजयनगर के नरेंद्र ने संस्कृत भाषा की रक्षा करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। आगे है आपका नोट्स, 14वीं सदी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। चलिए आगे आप देखिए आगे आपका नोट्स है अच्युत राय, यानी कि अच्युत राय, यहाँ पे अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। आगे है चंपू काव्य के रचनाकार कौन है, तो तिरुमलांबा। आगे, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव सबसे प्रसिद्ध हैं। वर्तमान समय की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका है कि शंकर चरित्र के रचनाकार पंडित क्षमाराव है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, तो आपका सही आंसर होगा पंडिता क्षमाराव। चलिए आगे अब आपका आता है क्वेश्चन सब्जेक्टिव, तो इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए और समझिए, तभी जाकर के आप क्वेश्चन का सही आंसर लिख सकते हैं। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है आधुनिक काल और वर्तमान काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है, तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल की लेखिका पंडिता क्षमाराव एवं वर्तमान काल की मिथिलेश कुमारी सबसे प्रसिद्ध लेखिका है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारांश लिखिए, यानी कि आप इस कहानी को सारांश में प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा इस पाठ में संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान को बताया गया है। इस पाठ में गार्गी, सुलभा, विजय भट्टारी के, पंडिता क्षमाराव
एवं मिथिलेश कुमारी आदि विदुषी महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल में संस्कृत के साहित्य में महिलाओं का योगदान है। यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका का जो सारांश है इसमें महिलाओं के बारे में बताया गया है, महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया है कि आज से पहले वैदिक युग से लेकर के आज वर्तमान काल तक महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, याज्ञवल्क्य ने किसे और किस चीज़ की शिक्षा दी थी। यानी कि याज्ञवल्क्य ने किसे और किस चीज़ की शिक्षा दी थी। तो इसका सही आंसर होगा याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। इसे आप याद रखिएगा, आत्म तत्व। चलिए नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पंडिता क्षमा राव की कौन सी रचना है। पंडिता क्षमा राव की कौन सी रचना है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए सही आंसर है पंडिता क्षमा राव की रचना निम्नलिखित है। देखिए शंकर चरित्रम, सत्याग्रह गीता, काव्य मुक्ति, फिर मीरा लहरी और ग्राम ज्योति इत्यादि, ये सब पंडिता क्षमा राव की रचना है। चलिए इसके बाद अब जो आपको देखना है यानी कि पार्ट 5 यानी कि 5वां नंबर चैप्टर भारत महिमा पधानी, यानी कि भारत महिमा के बारे में हम पढ़ेंगे और ये क्या है पधानी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आपको संस्कृत के चैप्टर नंबर 3 और 4 बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, और अगर आप इससे पहले वाला वीडियो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के देख लीजिए। क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक टॉपिक और एक चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।